Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine at home. बेटा उम्मीद है कि आपने अपना दिवाली का त्यौहार बड़े अच्छे ढंग से और खुशियों के साथ मनाया होगा। ठीक है, तो बेटा हमने जो पहली वीडियो में सिनेमा का स्वप्न लोक पाठ का पाठ पढ़ा था हमने कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले फिल्मों का आरंभ कहाँ से हुआ। ये फ्रांस से हुआ, जो 1895 ईस्वी में ल्यूमियर ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, और भारत में फिल्मों का निर्माण 1913 से आरंभ हुआ, जो कि दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसके आगे का आज हम पढ़ते हैं कि 1895, जैसे 1895 से शुरू हुई थी और आज तक ये 2018 तक दिया हुआ, तो हम आज तक मूक से मुखर तक। मूक का मतलब क्या होता है कि जो पहले गूंगी फिल्में बनती थी, और मुखर मीन्स जो आज हम बोलती फिल्में देख रहे हैं भी, हम डायलॉग जो हमारे नायक होते हैं उनकी बातचीत को आसानी से सुन सकते हैं। काले सफ़ेद से रंगीन तक का सफ़र सरल नहीं था, यानी कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट बनती थी और आज जो कलरफुल के जैसा उन्होंने पहना हुआ है हम बिल्कुल वैसा का वैसा देखते हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो इस दौरान अनेक प्रयोग किए गए, यानी कि जैसे पहले कैसी बनी थी, फिर उसमें चेंज किया गया, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इस तरह अनेक प्रयोग करके, सुधार करके विश्व के उन्नत और प्रगतिशील देशों ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नए प्रतिमान में से कि नई नई उपलब्धियां, ठीक है, स्थापित की। भारत में दादा साहब फाल्के, जो आपने पढ़ा कि 1913 ईस्वी में, कि भारत में जो दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले फिल्मों का निर्माण किया था, और वैश्विक फिल्मों के लिए ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना ने निर्देशकों को हर वर्ष कुछ नया सोचने को विवश किया। यानी कि सबसे पहले देखो, फिल्मों में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, पूरे विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ फिल्म होती है, और जो फिल्म का बनाता है, निर्देशक जो होता है बेटा, उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ये फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो इसमें जब मिला तो निर्देशकों को और कुछ नया, देखो पुरस्कार से जैसे आप लोगों को पुरस्कार मिलता है तो आप और अधिक अच्छा करते हो, मोटिवेट होते हो। ठीक है, आपको एक उत्साह मिलता है कुछ नया करने का। तो इसी तरह फिल्म निर्देशकों को भी उत्साह मिलता था कि वो कुछ नया करें, हर बार कुछ नया करने, नया सोचने को विवश किया, यानी कि नया करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम से, यानी कि इन पुरस्कारों से उन्हें मोटिवेशन के परिणाम से क्या हुआ, अविस्मरणीय चलचित्रों का निर्माण हुआ। चलचित्र क्या होते हैं बेटा, फिल्में, और अविस्मरणीय क्या होते हैं, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हुआ जिन्हें तब से लेकर आज तक कोई भी भुला नहीं पाया है। ठीक है, उनमें प्रयोग की गई तकनीक आज भी हैरान करती है, यानी कि जो जिन तकनीकों से उस फिल्म का निर्माण किया गया, उसमें कौन कौन सी तकनीकें यूज़ की गई, वो आज भी हमें हैरान करती हैं कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। ठीक है, तो आइए ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं। तो अब हम उन फिल्मों के बारे में पढ़ेंगे कि जो उस समय से लेकर आज तक बहुत बड़ी फिल्में थी और आज भी लोगों के दिमाग में एज इट इज़ तरोताज़ा है बेटा। सबसे पहली फिल्म क्या है, टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक क्या है कि 1912 की सबसे बड़ी समुद्री आपदा पर बनी इस फिल्म ने डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को दुनिया के सफल और लोकप्रिय डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये देखो, 1912 ईस्वी में समुद्र में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। ठीक है, आपको पता है ना कि टाइटैनिक एक जहाज़ था बेटा, वो उसमें डूब गया था। ठीक है, तो उसमें उसी के ऊपर किसने, जेम्स कैमरॉन ने एक फिल्म बनाई। समझ गए, तो आप इसको अंडरलाइन करें, अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे कि टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर का क्या नाम था। ठीक है, जेम्स कैमरॉन। तो ये कहते हैं कि उन्होंने ये फिल्म बना के दुनिया में सबसे
पहले अपना नाम प्रसिद्ध करवाया, लोकप्रिय, कि देखो उन्होंने जिस घटना को मान लो कुछ लोगों तक नहीं पहुंची थी, वो घटना के बारे में लोग अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, तो उस फिल्म के माध्यम से उन्हें सब कुछ पता चला। अब कहते हैं देखो कैसे, कैमरान को जहाज के मलबों, यानी कि जो जहाज का मलबा, मलबा समझते हैं ना, कि जो टूटने फूटने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ जो बाकी की बच जाता है उसे, यानी कि ये कैसा था व्यक्ति, ये कैमरान जो था, भी जो भी जहाज नष्ट हो जाते थे तो इसको ना उसके मलबों, उसके बेकार पड़ी चीज़ों से बहुत प्रेम था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया कि वो इन चीज़ों को बेकार नहीं करना चाहता था, तो उसने उन बेकार चीज़ों से ही इस फिल्म का निर्माण किया। देखो कैसे, टाइटैनिक के निर्माण से पूर्व, यानी कि ये फिल्म बनाने से पहले उन्होंने 14 बार पनडुब्बी द्वारा समुद्र के आगोश में समाये टाइटैनिक के मलबे का अवलोकन किया। यानी कि ये जो जहाज समुद्र की तली में चला गया था डूबकर, और वहाँ पे नष्ट हो गया था कुछ भी बचा था, तो उन्होंने 14 बार, पनडुब्बी क्या होती है, जो समुद्र में जाने, नाव जैसी होती है बेटा, ठीक है, तो वो समुद्र में उस पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र में गए, और फिर जो गोताखोर ड्रेस पहनते हैं उसके माध्यम से उन्होंने उसके मलबे का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। अवलोकन मीन्स क्या होता है कि जांच पड़ताल की, बहुत अच्छी तरह से देखा। ठीक है बेटा, और विस्तार से विश्लेषण किया। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी जांच परख की। वे इस फिल्म को लेकर इतनी, सॉरी बेटा, कैमरन ने टाइटैनिक के डेक पर इतना समय बिताया जितना टाइटैनिक के किसी भी यात्री ने नहीं बिताया। ये कहते हैं डेक, समझते हो ना, जो समुद्र के जो ऊपरी छत का किनारा होता है, जहाँ जो बाहर का हिस्सा होता है। समुद्री जहाज में हम बिल्कुल अपने घर की तरह ही टहल सकते हैं। देखो बाकी जो हवाई जहाज होता है उसमें तो हम सीट पर बैठकर उड़ते नहीं हैं, लेकिन समुद्री जहाज में हम घूम फिर सकते हैं। तो उन्होंने उसके डेक पर, ये कहते हैं कोई यात्री भी इतने दिन तक नहीं उसके डेक पर रहा होगा जितने दिन तक और जितनी बार जो टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरन, उन्होंने वहाँ बिताया है। ठीक है बेटा, तो वह इस फिल्म को लेकर इतने उत्सुक थे, इतनी रोमांचित थे कि उन्होंने इस फिल्म निर्माण से जुड़े हर रोल को, ठीक है, खुद किया। यानी कि वे हर इस रोल में उन्होंने खुद पार्ट डायरेक्ट भी खुद किया, और उन्होंने इस रोल में पार्टिसिपेट भी खुद किया। फिर हर चीज़ को उन्होंने खुद हैंडल किया। ये नहीं कि कैमरामैन जो कर दे, वो जो हर चीज़, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो किसी चीज़ को डायरेक्ट करना हो, डायरेक्शन देनी हो, हर काम वो खुद करते थे। ठीक है बेटा, और इस फिल्म को पूरा करने में कैमरान को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अब देखो उस समय इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आई। सबसे पहली परेशानी तो क्या होती है डायरेक्टर के पास बेटा, फिल्म का बजट पैसों की होती है। ठीक है, कि फिल्म में अब पैसा इतना ज़्यादा लगता है, और जिसके पास शुरू में नहीं होता तो उसके पास मुश्किल होती है। तो सबसे पहली उनकी परेशानी क्या थी, फिल्म का बजट। फिल्म के निर्माण का खर्च कैमरान के निर्धारित बजट से कई गुना आगे बढ़कर 200 मिलियन डॉलर पहुंच गया था। इसको भी आप अंडरलाइन करें। ठीक है, तो अब देखो जितना उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि इस फिल्म पर इतना खर्चा हो सकता है, लेकिन वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, और कितना खर्च हुआ, 200 मिलियन डॉलर। हालांकि फिल्म में कई आधुनिक तकनीकों एवं एनिमेशन का प्रयोग कर खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। एनिमेशन तो आप समझते हो ना, कि जो आजकल चल रही हैं चित्रों को जो के, तो उसमें ये कहते हैं कि कई आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया था, एनिमेशन का भी प्रयोग किया था, कि जिससे बजट कम हो। देखो एक तो ओरिजिनल दिखाया जाए और एक थोड़ा सा उसमें चेंज, हम बनावटी चीज़ों का प्रयोग करें तो उसमें फ़र्क होता है। तो इन्होंने अपने खर्च को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतना नहीं हो पाया। अब देखो इन्होंने क्या किया, जैसे जहाज़ का बाहरी हिस्सा, जो जहाज़ का बाहरी हिस्सा था वो बीच पर खड़े एक टैंक में बनाया गया था। यानी कि बीच में कोई टैंक खड़ा था ना, टैंक खड़ा करके
और उसमें उन्होंने जहाज का बाहरी हिस्सा बनाया, उसे वही आकार दे दिया गया और पूरे सेट को एक हाइड्रोलिक जैक पर फिट किया गया था। यानी कि एक जैक था हाइड्रोलिक, उस पर उन्होंने उस सेट को फिट किया, ठीक है, जिसे झुकाकर डूबने के सीन फिल्माए गए थे। आपको पता है कि ये जहाज समुद्र में डूब गया था पूरी तरह से, तो उन्होंने जो जैक था उसी से उसे नीचे करके जहाज को डूबने के सीन दर्शाए, ठीक है, वो वाला सीन इन्होंने इस फिल्म में बनाया था। इस फिल्म में अनेक ऐसी तकनीकें थी जिनका पहली बार प्रयोग किया गया, ठीक है, कुछ नई तकनीकें थी जिससे फर्स्ट बार इसी फिल्म में प्रयोग किया गया। दर्शकों ने इसे इतना सराहा कि यह अपने वक्त की सबसे प्रसिद्ध फिल्म बन गई। यानी कि उस समय जितनी भी फिल्में बनी थी उन फिल्मों में ये सबसे नंबर 1 पे फिल्म थी, ठीक है, पहली फिल्म बनी जो सबसे अधिक लोगों द्वारा सराही गई थी, जिसे एक ही श्रेणी में 2 पुरस्कार मिले। तो इस फिल्म को कितने पुरस्कार मिले? 2, ठीक है। तो ये आपने देखी पहली फिल्म टाइटैनिक, ठीक है। अब दूसरी फिल्म जो भारत की थी वो थी मुगले आजम, ठीक है बेटा। ये कब बनाई? ये जो टाइटैनिक थी ये तो हॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन जो मुगले आजम फिल्म है वो बॉलीवुड की है। ये कब आई थी? सन 1960 में। बॉलीवुड के एक जुनूनी डायरेक्टर के आसिफ द्वारा निर्मित मुगले आजम जब बड़े पर्दे पर आई तो इसकी भव्यता देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। बड़े पर्दे का मतलब है सिनेमा में चलाएगी, थिएटर में चलाएगी। आजकल तो बेटा हम जब चाहे अपने मोबाइल में फिल्में देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फिल्म देखने के लिए सिनेमा की ही ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो मुगले आजम के डायरेक्टर कौन थे? के आसिफ। अब देखो इन्हीं जुनूनी डायरेक्टर, जुनूनी क्या होता है कि जो एक बार मन में सोच लिया उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। जैसे ये होता है ना कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मुश्किलें आने पर पीछे हट जाते हैं, लेकिन के आसिफ के रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें आईं उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया। तो ये देखो उस जमाने में फिल्मों का बजट कुछ हजार से लेकर लाख 2 लाख तक हुआ करता था। यानी कि जो फिल्में बनती थी ना वो हज़ारों में या लाखों में बनती थी, ठीक है, लाख 2 लाख तक, वो भी ज़्यादा नहीं, लाख भी 1 लाख या 2 लाख तक ही बनती थी। लेकिन देखो ये फिल्म कैसी थी बेटा, ऐसे में 15 लाख रुपए में बनी है फिल्म। अगर आज बनी होती तो शायद इसका बजट आज तक बनी सभी फिल्मों से अधिक होता। ये कहते हैं कि आज भी ये सबसे महंगी फिल्म आज के हिसाब से भी, उस समय के हिसाब से तो थी ही, जहाँ 2 लाख से 15 लाख कीमत जिसकी बढ़ गई, तो आज के बजट में भी जो हमारा आज का है उसमें भी ये फिल्म सबसे महंगी फिल्म होती, ठीक है। इस फिल्म का देखो बेटा क्या था कि इस फिल्म को इतिहास बनाने वाले कि आसिफ के जुनून का आलम ये था कि उन्होंने जोधाबाई की मोतियों की माला इसलिए नकली नहीं बनवाई कि कांच के मोती यदि ज़मीन पर गिरते तो आवाज़ नहीं होती। तो इस फिल्म में जो जोधाबाई थी ये अकबर पे बनी हुई है फिल्म बेटा, अकबर और जो जोधाबाई थे। तो इसमें के आसिफ ने, जोधाबाई ने जो मोतियों की माला पहनी थी, तो इसमें भी के आसिफ ने असली ही माला बनवाई, नहीं तो फिल्म में कांच का दूर से क्या पता चलता है। लेकिन उन्होंने कांच की नहीं बनवाई, क्योंकि अगर कांच की माला नीचे ज़मीन पर गिरती तो उसमें आवाज़ नहीं होती, क्योंकि मोतियों की आवाज़ से जो आवाज़ आती है वो कांच के मोतियों से नहीं आनी थी। तो उन्होंने सच्चे मोती की माला को जयपुर के राजा से, जो उस समय जयपुर के राजा थे, उनसे सच्चे मोतियों की माला मंगवाई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप जोधाबाई के पूजा घर में भी उन्होंने खरे सोने की बनी कृष्ण की मूर्ति रखवाई। आपको पता है ना कि जोधाबाई श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। तो आप देखो फिल्मों में देखने पर थोड़ी पता चलता है कि ये सोने की है या पीतल की है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल असली सोने की ही कृष्ण की मूर्ति जोधाबाई के पूजा घर में रखवाई थी। तानसेन की आवाज़, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से महान संगीतकार तानसेन थे जो, तो उसकी आवाज़
के लिए आसिफ ने उस समय के तानसेन कहे जाने वाले मशहूर गायक बड़े गुलाम अली खां साहब को, ठीक है, उस समय क्या था कि तानसेन के आवाज़ की बराबरी कौन करते थे? गुलाम अली खां, ठीक है, मशहूर गायक थे ये भी बिल्कुल तानसेन के ही तरह। आप देखो जिस समय ये फिल्म बनी उस समय असली के तानसेन तो थे नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ से मैच करते थे ये। वो उनसे ना कई बार मिले, मतलब गुलाम सालों में राजी किया, क्योंकि गुलाम जो अली खां थे वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उनके लिए उस फिल्म में गाने के लिए मना कर दिया। तो जब तक उन्होंने हाँ नहीं की तो के आसिफ उसके पीछे ही पड़े रहे बेटा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे राजी किया। अब खान साहब अड़ गए थे कि वो फिल्मों में नहीं गाएंगे, ठीक है, वो भी इस बात पे अड़े हुए थे कि वो फिल्मों में नहीं गाएंगे। कई बार आसिफ उनसे मिले, तंग आकर, अब देखो जब हम किसी का काम नहीं करना चाहते तो कई बहाने बनाते हैं ना, कि जिससे सामने वाला व्यक्ति तंग आकर वो हमसे काम ही ना करवाए। तो तंग आकर उन्होंने भी जो जो फिल्म में सॉरी गाने वाले थे गुलाम अली खां, तो उन्होंने क्या बहाना बनाया अपना पीछा छुड़ाने के लिए। खान साहब ने एक युक्ति सोची, युक्ति मीन्स उपाय सोचा कि मैं इससे इतने पैसे मांग लूं कि के आसिफ साहब खुद ही, ठीक है, मना कर दें, कि उन्होंने पेमेंट ही अपनी इतनी बढ़ा दी कि इतना पैसा सुन के वो मना कर देंगे। एक बार फिर आसिफ खान साहब से आग्रह करने पहुँचे। जो आसिफ साहब थे फिल्म के जो डायरेक्टर थे, वो फिर गुलाम अली खां के पास पहुँचते हैं कि भी उन्हें मनाने के लिए कि उनकी फिल्मों में वो गाने का काम करें। तो खान साहब ने क्या कहा कि तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगे। तो आसिफ ने कहा बोलिए तो सही, क्या बताइए तो सही आपकी फ़ीस क्या है। तो खान साहब ने क्या कहा कि 25,000, ठीक है, जो आज के समय में, ठीक है, करोड़ों में है। उस समय 25,000 थे तो आज कई करोड़ हैं। तो कहा, मुस्कुराते हैं उन्होंने कहा बस खान साहब आपकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। बोले कि आपने 25,000 मांगे हैं, मैं तो आपको इससे भी ज़्यादा देने वाला हूँ क्योंकि आपकी कीमत इससे भी ज़्यादा है। तो उस समय देखो, और अब क्या करते हैं, उनका ये बहाना भी निष्फल हो गया तो उन्हें मजबूर होकर गाना पड़ा। तो उस जमाने में उन्हें एक गीत का 25,000 रुपये मेहनताना दिया गया, ठीक है बेटा, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा था। तो इस फिल्म के बारे में बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा आपने ध्यान देना है कि आपने जितना भी अब मैंने पढ़ाया है, एक दो प्रश्न तो मैंने आपको बताए भी हैं कि इस तरह के, तो आपने अपने आप एक एक नंबर के इसमें से प्रश्न बनाने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, खुश रहो, मस्त रहो और समय पर पढ़ते रहो।